चलो भाई चलो शुरू किया गया आज का सेशन। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर चेक करो एक बार, जल्दी क्लैरिटी एक बार चेक करो तो फटाफट आगे बढ़ेंगे फटाफट। ठीक, गुड, क्लियर है। हाँ, तो कल के क्लास में हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स जो थे उसके बारे में डिटेलिंग कर चुके थे, बस उसका नोट डाउन नहीं किए हुए थे। आज उसको नोट डाउन करते हुए चलते हैं। चलो ठीक है, तो पहला हेडिंग लगा लो आज आर्टरीज। पहला नंबर हेडिंग लगा लो आर्टरीज, आर्टरी। ठीक, इसके बारे में हमको पॉइंट्स लिखते हुए चलना है, एक एक करके पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसके लिए हो जाएगा आर्टरी, कि कौन से डायरेक्शन में ये ब्लड को फ्लो करवाएगा। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स जो रहते हैं मेनली ये ब्लड को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। तो आर्टरी जो रहता है सबसे पहला इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन, पहला नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ए, फ्लो ऑफ डायरेक्शन। इसका फ्लो ऑफ जो डायरेक्शन होता है ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स बॉडी, ऐसे लिखो, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ये हो जाएगा इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के बाद अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि जो ब्लड फ्लो होता है उसका स्पीड क्या हो जाएगा। तो सेकंड नंबर इसमें लिख लेना, स्पीड ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लोज विथ हाई स्पीड, फ्लोज विथ हाई स्पीड। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे प्रेशर। इसमें लिखना ब्लड प्रेशर इज हाई, ब्लड प्रेशर इज हाई। हाई। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे जर्क। इसका मतलब समझना, जर्क का मतलब होता है कोई से भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस का झटके के साथ में फ्लो होना। फॉर एग्जांपल, वेट एक सेकेंड, जैसे जैसे ये बॉटल है, ठीक है, ये प्लास्टिक का ये बॉटल है, इसका अगर मैं कैप ओपन कर दिया पूरा का पूरा, इसमें अगर पानी जो है फिल रहेगा, तब के केस में अगर इसको मैं जोर से अगर इसको स्क्वीज करता हूँ, इसको अगर जोर से प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से पानी जो है वो झटके के साथ में बाहर आएगा, तो उसी को बोलता है जर्क, उसी को बोला जाता है जर्क। समझ में आया? तो इसमें लिखना है ब्लड फ्लोज इन आर्टरी विथ जर्क, ब्लड flows in artery with jerk। एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग को इसमें देखना है, हाँ कल जो देखे हुए थे ल्यूमेन, फिफ्थ नंबर, ई नंबर पॉइंट लिख लेना, ल्यूमेन। ल्यूमेन साइज ऑफ आर्टरी इज लार्ज। आर्टरी इज लार्ज। कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स। एक दो पॉइंट्स और देखेंगे, तो इसमें एक आध दो पॉइंट और क्या हो सकता है इसमें देखते हैं। हाँ, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लड ये फ्लो करवाता है, ब्लड का टाइप, एफ, टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इसके बाद इसमें एक दो चीज और लिख सकते हैं, ई एफ के बाद जी आ जाएगा अगला, वॉल ऑफ द वेसल, वॉल ऑफ द आर्टरी। वॉल ऑफ द आर्टरी, वॉल ऑफ आर्टरी, ये क्या होता है? थिक वॉल प्रेजेंस, थिक वॉल प्रेजेंस। क्लियर? ये हो जाएगा वॉल ऑफ आर्टरी। अब इसके बाद और इसमें, हाँ, लोकेशन एच, लोकेशन प्रेजेंट इन डीप मसल, डीप मसल्स। क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो गए। सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना अगर तुम लिख, इतने का आधा भी अगर याद कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये टोटल 8 पॉइंट्स देखने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे आर्टरी को लेकर के। इन्हीं का ऑपोजिट तुमको लिखना है वेन्स। वेन्स जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। और इसके बाद तुमको
क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो आर्टरी और वेन को लेकर के इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाएगा। तो इन्हीं सारे बेसिक पॉइंट्स को तुम लिखोगे और इन्हीं के बेसिस पे तुम दोनों ही ब्लड वेसल्स को डिफरेंशिएट करोगे। जैसे पहला नंबर दे रहा है इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो वेन्स के लिए क्या हो जाएगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये बॉडी से ब्लड को लेकर के आता है हार्ट के पास। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। क्लियर? सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ब्लड, तो ब्लड जो रहता है ये हाई स्पीड के साथ फ्लो होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ब्लड वेन में क्या हो जाएगा ब्लड फ्लो विथ लो स्पीड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर जो है इसमें हाई होता है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है आर्टरी के केस में। वेन के केस में यही जो ब्लड का फ्लो होता है ये स्लो स्पीड के साथ होने वाला होगा, सॉरी स्लो प्रेशर के साथ होगा, तो उसमें ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो एज कंपेयर टू आर्टरी कम होता है। अभी देखेंगे उसका सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर 80 120 क्या होते हैं, ये सब डिटेल में देखेंगे अभी। तो ये हो जाएगा। अब अगला जो है ये जर्क के साथ फ्लो होना, तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो जर्क के साथ फ्लो होता है। वहीं अगर वेन की बात करेंगे तो वेन में ब्लड फ्लो स्मूथली होगा, ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट ल्यूमेन, ल्यूमेन का साइज कल भी देखे हुए थे, ल्यूमेन का साइज जो रहता है वो आर्टरी में स्मॉल होता है, एक सेकेंड लार्ज लिखे, ये स्मॉल होता है। ल्यूमेन का साइज आर्टरी में क्या होता है स्मॉल, छोटे साइज का इसमें होल रहता है, ठीक है। जबकि वेन की अगर बात करेंगे तो वेन में जो ल्यूमेन का साइज होता है वो लार्ज होगा एज कंपेयर टू आर्टरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड फ्लो, अगर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। नेक्स्ट वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी के जो वॉल होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड का जो फ्लो रहता है वो जर्क के साथ बहुत हाई प्रेशर के साथ और स्पीड में होता है, तो इसी वजह से उसके वॉल्स को ठीक होना पड़ेगा। अदरवाइज जो ब्लड का फ्लो जितना प्रेशर के साथ होता है उसमें से जो वॉल्स होते हैं वॉल्स जो रहते हैं वॉल जो रहेंगे वॉल फट भी सकता है उसमें, क्लियर, जिसके वजह से ब्लड उसमें से बाहर भी आ सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ब्लीडिंग, वो बॉडी के इनसाइड में ही इंटरनल ब्लीडिंग पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लोकेशन, इसका जो लोकेशन रहता है ये डीप मसल्स में, मसल्स के इनसाइड में जब जाते हैं तब हम लोगों को आर्टरी देखने के लिए मिलता है, जबकि वेन्स जो रहता है ये सरफेशियल होते हैं। सरफेशियल बोलने का मतलब ये हम लोग को स्किन के जस्ट नीचे में सरफेस में ही हम लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे आर्टरी और वेन को लेकर के, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे तुमको इनको डिफरेंशिएट भी करने के लिए आ सकता है। क्लियर हो गया? जल्दी से जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट डाउन करो ये 8 पॉइंट्स, अगर पहले से ही लिखे हुए हो तो उन पॉइंट्स को सिर्फ लिखना जो तुमको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। जल्दी करो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो जल्दी फटाफट। गुड, चलो हो गया। अब हम लोग को देखना है, थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो आर्टरी हो गया, वेन का तुम लोग होमवर्क लिख लो ताकि ये क्लास खत्म होने के बाद आज कल जब भी टाइम मिलेगा उसको वेन वेन का अलग से नहीं लिखोगे, होमवर्क में ये लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अब आर्टरी का सारा कुछ देख लिए, अब वेन और आर्टरी को मिला करके टोटल 8 पॉइंट्स, इन्हीं सारे 8 पॉइंट्स को बिना देखे लिखने का कोशिश करना। एग्जाम में मोस्ट चांसेस है इस बार का कि तुमको आर्टरी और वेन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन दे दे। पिछले 2-3 साल से आर्टरी और वेन में डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 2-3 साल में एक बार रिपीट हो ही जाता है क्वेश्चन, तो इस बार मोस्ट चांसेस है कि एक आध क्वेश्चन तुमको आर्टरी और वेन्स से रिलेटेड आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया ये? तो आर्टरी और वेन्स। अगला जो हम लोग देखेंगे इसमें कैपिलरी, कैपिलरी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। इसमें लगाओ अगला हेडिंग कैपिलरी। देखो कैपिलरी जो रहता है ये नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है, नेटवर्क ऑफ स्मॉल वेसल्स को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल वेसल्स which connects artery and vein. Also it helps in exchange of substances. ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो है इसके बाद लिख रहे हैं, देखो ध्यान से।
some WBC, some WBCs are transported, ऐसे लिखो, are transported from vessels to the outside of vessel. To the outside of vessels, यहां पे होगा क्या, जैसे ये WBC कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेसल को छोड़ करके बॉडी के बाहर आते हैं। रीजन क्या है बोलने से, हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी के सारे पार्ट्स में वो घूमते रहेंगे। अगर ये WBC सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में अगर रहेगा तो ब्लड वेसल्स के अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वहां पे अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक करता है तो उस केस में हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से टाइम पे जो कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज के थ्रू जो WBCs होता है वो उससे बाहर निकल करके बॉडी के बाकी पार्ट्स में वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, some WBCs are transported from vessels to the outside of the vessels and spread out to prevent other body parts from pathogens. ठीक, this process is known as diapedesis. डायापिडेसिस, क्लियर हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायापिडेसिस। डायापिडेसिस में होता क्या है बोलने से, जो WBCs होते हैं ये ब्लड वेसल्स को छोड़ करके कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाएंगे, बॉडी के अदर पार्ट्स में ये स्प्रेड हो जाते हैं और बाकी पार्ट्स में ये स्प्रेड होने का जो प्रोसेस रहता है, क्यों बोलने से ये पैथोजेन से बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड होंगे, क्लियर। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायापिडेसिस। क्लियर, एनसीईआरटी में ये वर्ड तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा डायापिडेसिस, लेकिन इसको तुमको याद रखना है डायापिडेसिस। बाकी थ्योरी जो है, थ्योरी वाले पार्ट तुमको एनसीईआरटी की बुक में देखने के लिए मिल जाएगी, क्लियर। उसमें लिखा हुआ कहीं पे तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। WBC जो रहते हैं वो ब्लड वेसल्स को छोड़ करके बाहर निकल करके आता है। नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन करो, इतने में तुम्हारे ब्लड वेसल्स हो जाएंगे कंप्लीट। डायापिडेसिस नाम याद रखना है, डायापिडेसिस। क्लियर, गुड। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग, देखो ध्यान से। अब हम लोगों का क्या है कि सारे के सारे ब्लड वेसल्स जो रहते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग देख लिए, 3 टाइप के वेसल्स हम लोग देख लिए, इसमें से उनके बारे में डिटेलिंग कर लिए। अब इसके बारे में और डिटेलिंग जो है वो डबल सर्कुलेशन का टॉपिक जब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वहां पे उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मेनली अब ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास 2 मेन टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक हो जाएगा पूरा का पूरा हार्ट, जिसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेलिंग देखना है, उसका फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में पूरा डिटेल। और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे ही बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन का काम होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डबल सर्कुलेशन, क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल फिश के बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता ही नहीं है। हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है वो एक बार ट्रेवल करने के टाइम, एक सर्कल, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के टाइम, मतलब ब्लड अगर लंग्स से निकल करके फिर वापस लंग्स में जो आता है वो 2 बार हार्ट से पास होगा। क्लियर हो गया, लंग्स से निकल करके वापस लंग्स में आते तक ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट से पास होता है, और 2 बार हार्ट से पास होने की वजह से ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हार्ट को एक डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर हो गया, हार्ट जो रहता है ह्यूमन के केस में ये 2 बार सर्कुलेट करवाएगा पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को। क्लियर हुआ ये, तो उसके बारे में डिटेलिंग और आगे देखेंगे। तो पहला आज के लिए हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं हार्ट। चलो हार्ट, पहले हार्ट के बारे में डिटेलिंग देखते हुए चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, हार्ट, इसके बारे में तो खैर बेसिक वगैरह चीज तो एक बार पढ़ भी चुके रहोगे। ठीक है, कुछ एक नया चीज जो तुमको देखने के लिए जाएगा उस पर कॉन्सेंट्रेट और फोकस करो, और अगर किसी को याद नहीं है तो सभी चीजों पर फोकस करो ताकि पूरा का पूरा ये लेक्चर खत्म होते तक तुमको याद भी हो जाए साथ साथ। तो सबसे पहला हम लोग एक हार्ट बना लेते हैं।
इसका दो स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला इसका आउटर स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं। ये ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा। अभी ये सिर्फ हार्ट का हम लोग का आउटर स्ट्रक्चर है, अभी पूरा डिटेल में उसका इनर स्ट्रक्चर के साथ में पूरा अलग से डायग्राम में देखने वाले हैं। अभी पहले आउटर स्ट्रक्चर के कुछ कुछ पार्ट्स जो रहते हैं, पहले उसको यहीं पे, इसका लेबलिंग यहीं पे इसको लर्न कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे तुमको सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग डायग्राम से बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर तुमको हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए आया या फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो दो डायग्राम्स बनाने का बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायग्राम से पूरा का पूरा डिटेलिंग करना है तुमको, क्योंकि टाइम उतना होता ही नहीं है। दो दो डायग्राम बनाओगे फालतू का क्वेश्चन छूटेगा उसमें। मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए दो डायग्राम इसमें से बना रहा हूँ, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला तो हार्ट जो रहता है, ह्यूमन हार्ट, ये 4 चैम्बर्ड ऑर्गन होता है। इसके पास 4 अलग अलग चैम्बर्स होंगे, क्लियर। 2 चैम्बर्स, तो इस हिसाब से अगर 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स को डिवीजन के हिसाब से हम लोग हार्ट को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो यहां से लेकर के ये जो पार्ट दिख रहा है, एक सेकंड में इसको डॉटेड लाइन से पहले बना दे रहा हूं, वेट। ये हो गया, और इधर से करके इसको हम लोग ये पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब देखो, यहां से ऊपर वाले को हम लोग अपर हाफ बोलेंगे, यहां से नीचे वाले को हम लोग लोअर। एक्चुअल में वो एग्जैक्ट हाफ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के लिए समझ लो कि यहां से ऊपर वाले को हम लोग बोल रहे हैं, ये लाइन से ऊपर वाले को हम लोग बोल रहे हैं अपर पार्ट, अपर हार्ट, और इसको बोल रहे हैं हम लोग लोअर हार्ट। क्लियर हो गया। अपर हार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रिया, एट्रियम, एट्रिया, वेट, इसको बोलते हैं एट्रिया, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है ऑरिकल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे एट्रिया या फिर ऑरिकल्स। एट्रिया जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड होने को इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है एट्रियम। तो एक पार्ट को अगर बोला जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एट्रियम, यूएम, ये भी एक एट्रियम हो जाएगा। और लोअर पार्ट जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अपर पार्ट को बोला जाएगा एट्रियम या फिर एट्रिया या फिर ऑरिकल्स, और नीचे वाले लोअर पार्ट को बोला जाता है इसमें से वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया। एट्रिया या फिर ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, याद हो जाएगा इतने में। आगे देखो, एट्रिया और वेंट्रिकल्स होने के बाद अब ये जो बीच से सेपरेट किए हुए हैं, यहां से इस साइड को, कल ही तुमको बताया गया था कि इस साइड को हमको हमेशा क्या लेना है हार्ट के केस में, लेफ्ट। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। इसको हम लोग बोल रहे थे वेंट्रिकल, तो ये हो जाएगा वेंट्रिकल, एक सिंगल वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वेंट्रिकल, ये भी एक सिंगल वेंट्रिकल हो जाएगा। क्लियर। ये राइट साइड में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट एट्रियम। क्लियर हो गया। वही अगर वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया इतना। 4 चैम्बर्स याद हुए। 4 चैम्बर्स के बाद अब आगे देखो, हार्ट का जो मेम्ब्रेन होता है, हार्ट का जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे ये पूरा बाहर में इसका पूरा का पूरा ये मेम्ब्रेन है, इसको थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं। ये हो जाएगा हार्ट का एक मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। वेट, इसको बोलेंगे हम लोग पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट का पूरा जो आउटर कवर होता है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा। मेम्ब्रेन जो रहता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और वो उसके अंदर में एक फ्लूइड कंटेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड का बना हुआ एक सैक रहता है, उसके अंदर में ले जाकर के हार्ट को हम लोग फिट करते हैं। क्लियर हो गया। इसके अंदर में जो फ्लूइड रहता है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल तुमको नहीं करना है, लेकिन फिर भी जितना बोल रहा हूँ उसको सुनते चलो। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो रहता है ये पेरिकार्डियम सैक में प्रेजेंट होता है, जहां पे एक पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मेन इसका फंक्शन क्या होता है बोलने से, ये हार्ट को जो शॉक लगते हैं बाहर से, जो झटके लगेंगे, उससे इसको प्रिवेंट करना होता है। समझ आ रहा है। अगर कोई मान लेते हैं ऐसे करके हम लोग के हार्ट में ऐसे हम लोग चीरा मारे, क्लियर, तो इस केस में हार्ट को जो प्रिवेंट करता है, अंदर में पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको एक स्पॉन्जी क्या देगा, एक टेक्सचर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनसाइड में जो हार्ट रहता है वो बाहर के शॉक्स वगैरह से प्रिवेंट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा।
इसको सेप्टम लिखो, सिग्नल है यहाँ पे, इसको सेप्टम लिखो, एक ही है सेप्टम। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर की लेबलिंग। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल्स या फिर एट्रिया, नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट साइड वाले को राइट एट्रिया, सॉरी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? ये था तुम्हारे हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर। अब इसके इनर पार्ट में जाएंगे और एक एक को डिटेलिंग में हम लोग करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, अभी तुमको मैं हार्ट के डायग्राम के साथ साथ में एक एक पार्ट को ड्रॉ करते जाऊंगा और उसी के साथ में उसको मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। उसमें से जो तुमको लिखने वाले मटेरियल्स लगेंगे उसको साथ ही साथ तुम लोग लिखते हुए चलना मेरे। क्लियर? क्योंकि हार्ट के बारे में अलग से और मैं नोट डाउन कुछ नहीं करा रहा। आ गया समझ में? हार्ट के फंक्शंस वगैरह सारा कुछ मैं उसके डायग्राम में ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको मैसेज में बता देना, ताकि उसको नोट डाउन में अलग से करवा दूंगा। ठीक, चलो तो अगला हम लोग इसमें से लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूरा डिटेल के साथ में। आया समझ में इतना? देखो अब हार्ट का डायग्राम भी मेरे साथ साथ बनाते चलो। हार्ट का डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलोगे तो एक तो तुम्हारा डायग्राम में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ पुरानी चीजें जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे। हार्ट का डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हार्ट का डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलो तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी होते हुए साथ में चलेगा। देखो अब एक सेकंड मेरे को दूर से, हाँ दिख रहा है। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा हार्ट का पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। सेकंड हम लोग इसमें देख रहे हैं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा सेप्टम। लेबलिंग के साथ में करते चलते हैं। ये क्या है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये जो बीच में बनाए गए हैं इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टा, सेप्टम। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलो। जिसको डायग्राम बनाना नहीं आएगा वो मैसेज करो कि डायग्राम हमसे नहीं बनता है, मैं स्टेप्स बताते चलूंगा मेरे साथ साथ। क्योंकि यहाँ पे हमको पूरा का पूरा पेंटर नहीं बनना है, उतना ही बनाएंगे डायग्राम जितना कि चेकर को ठीक ठाक दिख जाए। तो जिसको अगर डायग्राम हार्ट का जिससे नहीं बनता है वो बोलते चलो, मैं स्टेप्स भी बताते चलूंगा कि क्या क्या करते हुए चलोगे तो डायग्राम तुम्हारा मेरे साथ साथ बनते हुए चलेगा। अगर किसी से नहीं बनता जल्दी कमेंट मारो, जल्दी तुरंत। अच्छा, सब बन जाता है वैसे में। ठीक है, चलो साथ साथ मेरे बनाते चलो। ये हो गया सेप्टम। सेप्टम के बाद अब हम लोग इसमें देख रहे हैं, देखो ध्यान से। एक सेकेंड, हाँ विजिबल है कलर, देखो तो ये ब्लू कलर में दिखा। अब सेप्टम, ये हो गया सेप्टम। पहले इसको लेबलिंग करने ग्रुप को, ये हो जाएगा यहाँ पे सेप्टम। दो पार्ट क्लियर? आगे अब बॉडी से, पूरे के पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी से ब्लड लेकर के आने वाला जो वेसल्स होता है, ब्लड पूरे बॉडी से ब्लड लेकर के आने वाला जो वेसल होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेना, वेना केवा। उसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। ठीक है, वेना केवा, ये हो जाएगा वेना केवा। ठीक, तो पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी, देखो हार्ट जो है वो हमारे बीच में है, हार्ट हमारे बीच में है, कुछ बॉडी पार्ट हमारे अप साइड में है, कुछ बॉडी पार्ट हमारे लोअर साइड में है। ठीक है, तो नीचे साइड से जो ब्लड लेकर, नीचे के बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेकर के आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। उसको हम लोग बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। क्लियर हो गया? और अपर पार्ट से ब्लड को जो लेकर के आएगा, बॉडी से पूरा ब्लड को, अपर पार्ट की बॉडी से जो ब्लड को कलेक्ट करके लेकर के आने वाला ब्लड वेसल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। क्लियर हो गया? सुपीरियर वेना केवा। तो हम लोग इसको पहले वेना केवा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, ये हो जाएगा सुपीरियर वेना केवा और ये हो जाएगा तुम्हारा इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? तो इसको भी लेबलिंग करते हुए चलते हैं।
ये हो जाएगा सुपीरियर वेना केवा। ठीक, और इसको हम लोग बोल रहे हैं इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, डायग्राम नहीं बनता है, ठीक, बताते हैं, रुको। इंफीरियर वेना केवा, देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से समझो, पुराना पेज निकाल करके। ये डायग्राम तो तुमको ठीक ही ठाक दिखेगा, ठीक है, ये डायग्राम इतना भी बना दोगे, ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। सबसे पहला करोगे क्या, स्टेप्स देखो कैसे बनाते हैं डायग्राम, हार्ट का स्टेप्स देखो। सबसे पहला तो तुम लोग, मैं छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पे, ये एक एम शेप बनाने का कोशिश करो ऊपर में, ठीक है, एक एम शेप ऊपर में बनाने की कोशिश करो। एम शेप बनने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर अंदर की साइड में, ये इसको अंदर की साइड ले लिए, इसको थोड़ा सा इधर से अंदर की साइड ले लिए, क्लियर हो गया। अब इसी को फिर आगे से कंटिन्यू करो, फिर बाहर निकालो इसको और नीचे ले आओ, इसको बाहर निकालो और इसको नीचे ले आओ, बन जाएगा तुम्हारा हाथ का डायग्राम, सिंपल। यही तो है, आउटर स्ट्रक्चर बस बनाने हैं तुमको, इनर स्ट्रक्चर के लिए फिर हमारा हाथ जितना उसमें से क्या बोलते हैं, जितना साफ सफाई से बाकी ड्रॉ करेगा वही है। आउटर स्ट्रक्चर बस तुमको इतना बना, ये अगर तुम बना लिए हाँ, तो फिर हाथ का स्ट्रक्चर तुमसे बन जाएगा। क्लियर हो गया। एक दो बार ट्राई करो जल्दी फटाफट, यही सेम चीज बनाने का, एक दो बार ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एम शेप में इस टाइप से हल्का सा घुमा लो, फिर ये जो इनर साइड आ रहा है इसको फिर से आगे नीचे कंटिन्यू करो, इसको आगे नीचे कंटिन्यू करो, देख लो आ गया तुम्हारा हाथ का डायग्राम। ट्राई मारो जल्दी, यही सब लोग ट्राई करो जल्दी। ये आउटर स्ट्रक्चर पहले बनाओ। आज अगर हार्ट का डायग्राम बनाना सीख जाओगे, तुमको इतनी खुशी होगी रात में, अभी देखना सोते के टाइम पे कि आज हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाना सीख गए। अगर नहीं बनता है तब के केस में, क्लियर। हाँ इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस तुमको स्टेप्स पता रहने चाहिए, फिर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम। आगे देखो, ये सारा हो गया, क्लियर। इसको बोल रहा है अब इसका वेसल्स बना लो, ब्लू, तुमको एक ही बस पेंसिल से यूज करने हैं। मैं, मेरे पास यहाँ पे कलर अवेलेबल है, तो मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तुम लोग बस पेंसिल यूज करोगे। ये जो बीच में सेप्टम बनाया है, ये पूरा का पूरा एरिया बना करके उसको पूरा ऐसे साइड से, पेंसिल के जो साइड होता है ना, वहां से उसको पूरा का पूरा शेड कर देना, ताकि वो एकदम अलग से दिखे, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सुपीरियर वेना केवा, और ये हो गया तुम्हारा इंफीरियर वेना केवा। कोई डाउट इतने में? नहीं, गुड, चलो। तो अब हम लोग इसमें से आगे चलते हैं, और इसमें से बनाएंगे हम लोग वो ब्लड वेसल्स जो लंग्स से ब्लड को लेकर के पहुंचेगा हार्ट के पास में, क्लियर। एक सेकंड, एक काम करते हैं हम लोग, पहले इस साइड का पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट इसमें से, अब ये तो ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेकर के आने वाला हो गया। अब हार्ट से वापस उसको हम लोग को कहां भेजना है, लंग्स के पास भेजना रहेगा, ठीक है। हार्ट के पास से बॉडी से आ जाएगा, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया हुआ है। अब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए हमको वापस से उसको भेजना है लंग्स के पास, क्लियर। तो यहां से अब लंग्स के पास जाने वाला जो ब्लड वेसल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से, आर्टरीज में जनरली तुम्हारे फ्लो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में तुम्हारे जनरली फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे जो अभी दो वेसल्स हम लोग देखेंगे, इसका काम थोड़ा सा होता है उल्टा, नाम भी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इसमें। तो पल्मोनरी आर्टरी, अगर ये वर्ड बोला जाए तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाने वाला है लंग्स के पास, क्लियर हो गया। पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन जो रहता है, ये ब्लड को लेकर के आएगा, लंग्स से ब्लड को लेकर के आएगा हार्ट के पास। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं पल्मोनरी आर्टरी, देखो ध्यान से, ये भी ब्लू कलर का होने वाला है, देखो। तो ये ब्लड वेसल बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला तो यहाँ पे एक अलग से ऐसे सेपरेट बना लो, सेपरेट कर लिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। सेपरेट करने के बाद अब यहां से ये एक पाइप निकाले, यहां से ये एक पाइप निकाले, और इन दोनों को एक सिंगल पाइप बनाते हुए ये राइट साइड में एंटर करवाओ, इसको राइट साइड में एंटर करवाओ। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मोटा बन जाएगा, वेट। ये हो गया, ये राइट साइड में एंटर हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोलने से, इसको भी लेबलिंग करते हैं जल्दी फटाफट, ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। हार्ट के इतने पार्ट हो गए हमारे कवर, क्या क्या हो गया इसमें से, सेप्टा देख लिए, पेरिकार्डियम देख लिए,
सुपीरियर वेना केवा देख लिए, इंफीरियर वेना केवा देख लिए, इसके बाद हम लोग पल्मोनरी आर्टरी देख लिए। इसके बाद अब हम लोगों का काम है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाने वाले वेसल्स होते हैं उनको ड्रॉ करने का। पहले उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अब इसको रेड से बनाते हैं। अब यहां से सबसे पहला तो लंग्स से ब्लड लेकर के आने के लिए यहाँ पे दो पेयर होते हैं। एक्चुअल में ये दो पेयर होते हैं, बट यहाँ पे मैं एक ही पेयर से दिखा रहा हूँ। बाकी जो दो पेयर है वो पीछे में रहते हैं। चार चार इसमें से वेसल्स बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा, और वैसे भी 10th के सिलेबस में उतना डिटेलिंग है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ब्लड वेसल आया हुआ है, ये जो दो ब्लड वेसल्स आए हुए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। कितना डायग्राम बना? डायग्राम यहां तक पहुंच गए? साथ साथ करते चलो, देखते चलो मैं कहां पे क्या कर रहा हूं। जिस पॉइंट पे तुमको ड्रॉ करना नहीं आएगा, एग्जैक्ट उसी का लेबलिंग वाला जो नेम है उसी को कमेंट पे करो कि ये हमसे नहीं बन रहा है, उसको मैं मिटा करके फिर से ड्रॉ करूंगा, ठीक है? और अगर बनते जा रहा है साथ में तो बहुत बढ़िया। देखो अब अगला हम लोग देख रहे हैं इसमें से, वेट, अब पूरे बॉडी में ब्लड लेकर के जाने वाला जो वेसल है उसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया तुम्हारा पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल। क्लियर? ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं, लंग्स से ब्लड लेकर के आने वाला ब्लड वेसल हो जाएगा। और ये लंग्स ये लंग्स को लेकर के जाने वाला ब्लड वेसल हो जाएगा। और ये पूरे बॉडी से ब्लड लेकर के आने वाला ब्लड वेसल हो जाएगा। अब ये जो है इसका नाम क्या है, ये हो जाएगा हम लोग का, ये ब्लड को लेकर के जा रहा है कहां तक बोलने से, बॉडी तक। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्टा। इसका नाम हो जाएगा ऑर्टा। ये हो जाएगा ऑर्टा। क्लियर? इतना इतना समझ में आ गया? ठीक, गुड। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये तो हम लोग लेफ्ट और राइट को सट्टा से हम लोग सेपरेट कर लिए। अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट को भी हम लोग को सेपरेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा राइट साइड। अब देखो इसके जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स के नाम क्या क्या होंगे और उसको कैसे लर्न करना है। सबसे पहला ये आ गया एक वॉल्व, ये लेफ्ट साइड का वॉल्व हो गया। और ये हो जाएगा सेकंड वॉल्व। वॉल्व मतलब कि दरवाजा समझ लो, जो कि ब्लड को पास करवाने के लिए हेल्प करता है। और ये जो दरवाजे होते हैं ये ऐसे होते हैं, ऐसे, ये दिख रहा है मेरा हाथ ऐसे, ताकि ये ऊपर की तरफ ऐसा ओपनिंग कभी ना हो। ये ऐसे दिख रहा है तुमको, ये अगर ऊपर की तरफ ऐसे ओपनिंग होने का कोशिश भी करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे ये ओपनिंग होने की कोशिश भी करेगा, तो देखो दोनों बीच में आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऊपर की तरफ कभी नहीं खुलता। ये जो रहता है ऐसे इस शेप में रहेगा। और जब भी इसमें कोई सा भी चीज पास होता है तो हमेशा ऊपर से नीचे ही होगा, कभी नीचे से ऊपर इसमें सब्सटेंस नहीं आ पाएगा। अगर नीचे से ऊपर आएगा तो ये ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक है? ऐसे करके ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो ये उठेगा नहीं। तो इस हिसाब से इसका शेप होता है, इस हिसाब से तुम्हारा वॉल्व का शेप होता है। अब वॉल्व के नेम देखने हैं, ये लेफ्ट साइड में है। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक समझो। लेफ्ट साइड को हम लोग हिंदी में बायां साइड बोलते हैं, समझ में आया? लेफ्ट साइड में हम लोग हिंदी को बायां साइड बोलते हैं। तो बायां साइड से, लेफ्ट मतलब बायां साइड, इसी से याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर? बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर हो गया? बाई मतलब बायां साइड से याद रखोगे, लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। सेकंड, ये जो राइट साइड में आया है इसको, वो बाई मतलब दो, और इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वर्ड्स को याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर एग्जाम में जब फंसोगे तो इसको कौन से साइड में लिखना है यही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। लेकिन मैं बता दिया इसका ट्रिक। बाया साइड को बाई से याद रखोगे, बाया मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के वॉल्व को हम लोग बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, और जो बचा हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
क्लियर इतना? पल्मोनरी मीन्स कनेक्टेड टू लंग्स और नॉट। पल्मोनरी, हाँ एक तरीके से पल्मोनरी को हम लोग कनेक्टेड टू लंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, बट खैर वो तो उतना डिटेल में कहा जाता है, उतना तो सिलेबस में तुम्हारे है ही नहीं। 11th और 12th वालों को इतना मैं पढ़ाता हूँ, अब 10th वालों को ये सारा चीज अगर डिटेल करने चलेंगे तो सिलेबस हम लोग का बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर भागने से बढ़िया है जितनी चीजों को हम लोग करते चल रहे हैं इसको प्रॉपर दिमाग में बिठाने का कोशिश करो, पूरा रट्टा मार लो, एक एक चीज रट्टा मार लो, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको रट्टा मार लो। ये क्लियर हो गया इतना? बाइक का स्पीड वॉल्व भी हो गया, ये हो जाएगा ट्राई का स्पीड वॉल्व, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? अब देखो एक सेकंड, ठीक है, हाँ चलो, तो ये बाइक का स्पीड हो गया, ट्राई का स्पीड हो गया, और किसी को देख लो और कुछ डाउट हो तो। हाँ ये सेकंड बैच वालों, तुम लोगों का एक भी डाउट कभी आता नहीं है, पहले देख लो, क्योंकि अगर इस बार का मैं ऑनलाइन एग्जाम लिया पूरा प्रॉपर तो तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा और ऑफलाइन वालों के साथ लूंगा। आ रहा समझ में? सामने में बैठ करके ऑफलाइन वाले यहाँ पे टेस्ट देंगे, कैमरा में घुमा दूंगा पीछे साइड में, तुम लोग उनको देखते रहोगे कि सामने में वो लोग बैठ करके कैसे यहाँ पे एग्जाम देते हैं, प्रॉपर जैसे बोर्ड्स में एग्जाम होते हैं सेम वैसे ही मैं यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम करवाता हूँ। जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम करवाया जाएगा साथ ही साथ तुम लोग ऑफलाइन वालों के साथ ही एग्जाम दिलाओगे, कैमरा ऑन रहेगा, तुम अपने घर में बैठोगे ताकि तुमको फील आए कि हम लोग क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। आया समझ में? और प्रॉपर एप्लीकेशन में जा करके क्वेश्चन पेपर निकालोगे, सामने में बैठ करके एग्जाम दिलाओगे और ऑन टाइम तुमको पेपर सबमिट करना है। उससे लेट करोगे मैं चेक ही नहीं करूंगा, या फिर सबमिट करने का जो ऑप्शन रहेगा मैं उसको हटा दूंगा वहां से। ठीक 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा एग्जाम ऑफलाइन के वालों के खत्म होने के बाद, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि तुम फोटोज वगैरह खींच करके उसको अपलोड कर पाओ एप्लीकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ऑफलाइन वालों का जो एग्जाम हो रहा है उस लेवल तक पहले पहुंच जाते हैं, उनका कोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेट 80% 90% कंप्लीट हो चुका है, कुल मिलाकर के दिसंबर 20 आते आते तक उनका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाना है। तो तुम्हारा भी कोर्स हम लोग उसी के हिसाब से चला रहे हैं ताकि दिसंबर कंप्लीट होने से पहले हमारा भी ऑनलाइन वाला जो क्लास है वो भी खत्म हो जाए। क्लियर? तो इस हिसाब से मेरे साथ साथ थोड़ा सा स्पीड में चलने का कोशिश करो, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के वॉल्व्स और देखने रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व, क्या नाम है इसका? सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये जो दोनों थे ये हार्ट के ही पार्ट होते हैं, देख लो ये हार्ट के ही बीच में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं ये हार्ट के पार्ट नहीं होते, ये ब्लड वेसल्स के पार्ट होते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर के जाने वाला है, जैसे ये ऑर्टा हो गया और ये दूसरा वाला तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, एक हो जाएगा ऑर्टा एक हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, तो इनके बीच में छोटे छोटे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूं, देखो ग्रीन कलर से बना देता हूं, देखो इसके पास यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होगा ये, और इस वाले वेसल के पास यहाँ पे इसका वॉल प्रेजेंट होगा ये दोनों ही वॉल्व को हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व, क्लियर। लेकिन दोनों को कंबाइन करके हम लोग सेमी ल्यूनार वॉल्व बोल रहे हैं, ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल्व। लिखो जल्दी लिखो फटाफट, फिर दोनों का सेपरेट नाम भी लिखाऊंगा यहाँ पे। लिखे, देखो जो सेमी ल्यूनर वॉल्व ऑर्टा में लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है? ऑर्टा में, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर ऑर्टिक वॉल्व। ध्यान से, ये यहां पे जो ये ग्रीन कलर का वॉल्व दिख रहा है ये हो जाएगा सेमी ल्यूनर ऑर्टिक विट वॉल्व। और ये जो पल्मोनरी वेन्स में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में लगा हुआ है, जो कि ब्लड को लेकर के जा रहा है लंग्स के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रहा है लंग्स के पास, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर क्या हो जाएगा ये? पल्मोनरी वॉल्व। इतना तुमको लेबलिंग देखना है, इतना तुम्हारे सिलेबस का पार्ट का लेबलिंग है। दो नाम और दिखाऊंगा तुमको इसी में, ठीक, दो नाम इसमें तुमको और दिखाया जाएगा, देखो ध्यान से।
यहाँ पे हमारे हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए कुछ ऐसे नोड पॉइंट्स होते हैं। नोड पॉइंट्स बोलने का मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट वो जनरेट करते हैं, जिसके वजह से हार्ट जो है ये ऐसे एक्सपेंड करेगा और हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो रहता है ये हार्ट के बीटिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम लोग हार्ट बीट बोलेंगे। इसको हार्ट बीट बोला जाता है। ठीक है, तो हार्ट बीट जो रहता है ये दो टाइप से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं लब, LUBB, ठीक, और एक को बोलते हैं डप, DUP। एक को बोलेंगे लब, दूसरे को बोलते हैं डप, लब डप। ये होता है हार्ट का बीट। क्लियर हो गया? ये साउंड्स हैं, जनरली हम लोग इसको साउंड्स को ही बोलते हैं। लब का साउंड कब आएगा बोलने से, जब हार्ट जो रहता है वो ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा। हार्ट एक्सपेंड करेगा तो कोई चीज एक्सपेंड करता है तो ऊपर से अगर कुछ फ्लूइड अगर डालते रहेंगे तो फ्लूइड उसके अंदर में जाने वाला होगा, तो इस टाइम पे हार्ट जो रहता है ये लब का साउंड करने वाला है। फिर अगर हार्ट अगर इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नीचे से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज करेगा, तो यहां से जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये ब्लड आएगा, दोनों ही वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर करने वाले हैं। ये जब एक्सपेंड करेगा तो यहां से ये ब्लड दोनों एंटर करेंगे, तो जब ये स्क्वीज करेगा तो यहां से ये ब्लड जो है ये कहां से फ्लो होते जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ का ब्लड जो है ये ऑर्टा के थ्रू फ्लो होते हुए जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसके बारे में डिटेल में भी लिखेंगे पहले, फिलहाल तो इतने को पहले कंप्लीट करो। इतना तक हो गया तो जल्दी बताओ कि अच्छा टेस्ट कब होगा। तो टेस्ट जो है ये तुम लोगों का मैं बताऊंगा, पहले मेरे को तुम्हारे सिलेबस को उनके लेवल तक लाने दो। ठीक है, उनका जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनका मान करके चलो, ऑफलाइन में तुम्हारा हाफ पोर्शन लगभग लगभग सभी चैप्टर्स का हम लोग का एग्जाम हो चुका है। ठीक, और ऑनलाइन वालों में से तुम लोग को तो मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड भी करके दिया हुआ था, अभी तक किसी ने हिस्ट्री का मेरे को टेस्ट का आंसर शीट अपलोड ही नहीं किए हो किसी ने। मेरे को कैसे पता चलेगा तुमको हिस्ट्री कितना आता है, जब तक तुम लोग SST वगैरह या जो भी मैं एडिशनल टेस्ट ले रहा हूँ उसके आंसर राइटिंग करके मेरे को नहीं बताओगे, मैं कैसे पता करूंगा कि तुम्हारे लिए मेरे को सेपरेट SST का क्लास लगाना पड़ेगा या फिर इसी के साथ कंबाइन करते हुए मैं चला लूंगा। तो पहले उसका आंसर राइटिंग करके मेरे पास भेजो, ईमानदारी से भेजना, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि तुमको कितना नॉलेज है। वो आंसर शीट ना तुम्हारे घर को जाना है ना किसी दूसरे को बताना है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहने वाला है। समझ में आया? तो ईमानदारी से एग्जाम लिखना, ताकि मेरे को ये पता चल पाए कि तुमको कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह आ रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करो 2 दिन, आज और कल 2 दिन के अंदर में। चैप्टर 3 का क्वेश्चन को अगर तुमको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। जब चैप्टर 3 पढ़े ही नहीं हो हिस्ट्री में तो उसको क्या करोगे, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। बाकी एक चीज दिमाग में बिठा लेना, तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी अब तक के सारे क्लासेस में एक ही चीज उनको ट्रेन करने का कोशिश करता हूं, और तुमको भी ये बोल रहा हूं बार बार, क्वेश्चन चाहे आए चाहे ना आए उसके बारे में तुमको लिखना है, मतलब लिखना है। एक भी क्वेश्चन खाली छोड़ करके नहीं आओगे। रीजन इसका क्या है समझो, अगर तुम्हारा पूरा का पूरा ये आंसर शीट बनाए हुए हो, इसमें से अगर तुम आंसर को ब्लैंक ही छोड़ दिए हो, चेकर उसमें तुमको नंबर देगा क्यों? ये नंबर किसमें देगा तुमको? अगर इसमें तुम लोग कुछ भी लिखे हुए हो, कुछ भी जो कि आंसर सॉरी क्वेश्चन से थोड़ा मोड़ा भी रिलेट कर रहा होगा, तो अगर तुमको उसमें चेकर एक भी मार्क्स देता है तो फ्री फोकट का एक नंबर तुमको मिलता है उसमें। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन चाहे आंसर उसमें कम कम लिखो, लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन का आंसर तुमको आता हो या फिर ना आता हो। पहले हम लोग एक बार कोर्स एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जनवरी के महीने में मैं तुमको वो ट्रिक्स बताऊंगा कि बिना जो क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं आता है उसको राइटिंग तुमको करना कैसे है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे ताकि बोर्ड्स में तुम्हारा एक भी आंसर ना छूटे। आ रहा समझ में? ट्रिक्स अगर एज इट इज फॉलो करोगे, यहाँ के ऑफलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, इसी वजह से इस सेंटर का जो रिजल्ट है वो पूरा 100% जाता है, एक भी बच्चा यहाँ से कभी फेल नहीं होता। आ रहा समझ में? तो फेल होने के लायक तो चांस ही तुम्हारे पास नहीं है। हमको जो टारगेट है ये 95 प्लस लेकर के आना है। ठीक, हमको 95 प्लस का टारगेट लेकर के अभी चल रहे हैं, तो और उसी को हम लोग को मेंटेन करना है। मेरे साथ साथ चलते चलो, आराम से हम लोग को उस लेवल का तैयारी हो जाएगी। इतने को पहले डिटेलिंग, इतने को पहले क्लियर करो फटाफट। हाँ, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा होगा कोशिश करो कि उसका आंसर राइटिंग कर लो, जितना भी लिखोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे घर में नहीं आना है ना किसी दूसरे को दिखाना है, अपने से खुद से राइटिंग करके उसको अपलोड करो, ताकि मेरे को ये पता चलेगा कि तुमको ना आते हुए क्वेश्चन का कितना आंसर राइटिंग करना आता है। आ रहा समझ में? जिस क्वेश्चन का आंसर तुमको आता भी नहीं है उसके लिए भी तुम कितना लिख पाते हो उसका आंसर, ये मैं चेक करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक, चलो चलो जल्दी ये हार्ड वाला क्लियर करो, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया, गुड।
अब इसमें एक नोट करके लिख लो, छोटा सा एक पॉइंट लिख लो, हार्ट में एक बार पूरा का पूरा ब्लड को अंदर लाने, यहां से अंदर लाने और वापस से इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस रहता है, इसको हम लोग वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वन कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। और वन कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.8 सेकंड का। ऑब्जेक्टिव में हालांकि इतने डीप लेवल में तुमको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। एक कार्डियक साइकिल जो रहता है वो कितने का होता है? 0.8 सेकंड का होता है। आ गया समझ में? 0.8 सेकंड का होता है। तो इसी वजह से जो पूरा का पूरा हम लोग का हार्ट बीट होता है ना, एक मिनट में जितने बार होता है हार्ट बीट, ठीक है, वो इसी वजह से होता है। इसी से फिर कैलकुलेट कर लेना, एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 सेकंड वन कार्डियक साइकिल का। और इस एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट जो रहता है ये दो बार साउंड निकालेगा, एक बार लब का साउंड निकालेगा, दूसरी बार डब का साउंड निकालेगा। क्लियर हो गया? एक कार्डियक साइकिल में लब डब एक बार साउंड प्रोड्यूस होता है, दोनों। क्लियर हो गया? और इसमें तुमको टाइम लगने वाला 0.8 सेकंड। हो गया इतना? इसको लिख लो नोट डाउन करके। आगे देखो, अब हम लोग को देखना है हार्ट बीट। लगाओ हेडिंग, हार्ट बीट। इन जनरल लिख लो 72 टाइम्स, 70 से 72 टाइम्स इन जनरल, ठीक। अच्छा, उसमें पर मिनट भी लिख लेना, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। कैसे पता चलेगा 70 to 72 टाइम्स कितने टाइम, कितने के लिए? पर मिनट। ये हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखो ध्यान से, देखो ये जैसे हो गया, मान लो हार्ट, हार्ट का ये लोअर पार्ट है, ठीक है, हार्ट का ये लोअर पार्ट है। जब ये एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। इसको डिटेल में लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। जब जब हार्ट डायस्टोल करता है, जब हार्ट डायस्टोल करता है, डायस्टोल करेगा तो हो जाएगा क्या? ब्लड एंटर्स टू हार्ट, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा? सिस्टोल में ब्लड कम आउट फ्रॉम हार्ट, ठीक है। इसका मतलब डायस्टोल का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर में जाने वाला है। हार्ट के अंदर में ब्लड दो तरीके से सप्लाई होने वाला है, ठीक है। हार्ट के अंदर में ब्लड जो है ये दो टाइप से सप्लाई होता है। सबसे पहला ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आने वाला है, जो कि पूरा का पूरा बॉडी के ब्लड को लेकर के पहुंचेगा हार्ट के पास। और दूसरा जो रहेगा ये तो हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स जो है ये ब्लड को लेकर के आएगा तुम्हारा लंग्स से लेते हुए आएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों लेकर के आएंगे, सबसे पहला ब्लड को लेकर के आएंगे और ये ऑरिकल्स में इसको पहले इंजेक्ट करवाने वाले हैं। उसके बाद फिर ये वॉल्व खुलेगा, ये एक्सपेंड करेगा, तो ये ब्लड जो है ये नीचे उतरेगा। आगे समझ में इतना? ये ब्लड नीचे उतरेगा। इतने प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। इतने प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टोल। डायस्टोल का प्रोसेस, डायस्टोल प्रोसेस क्लियर हो गया? जिसमें कि पूरा ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर किया हुआ है। उसके बाद जैसे ये यहाँ एंटर कर जाएगा, जैसे ये यहाँ एंटर कर जाएगा, अब नीचे में यहां से ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, इसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जो मैकेनिज्म चलता है इसको लिखेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो अभी ये एक्सपेंड किया तो ब्लड अंदर आया, लब का साउंड आ गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा ब्लड स्क्वीज होकर के बाहर निकल जाएगा और फिर यहाँ पे साउंड आ जाएगा तुम्हारा डब का। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा लब डब का साउंड। क्लियर? इसके बाद सिस्टोल मतलब ब्लड बाहर गया, डायस्टोल मतलब ब्लड अंदर आया।
भेजे में घुसा इतना, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सिस्टोल का मतलब हो गया है तुम्हारा, हाँ ठीक डन। सिस्टोल का मतलब बाहर जाने वाला ब्लड और डायस्टोल का मतलब अंदर आने वाला ब्लड, क्लियर इतना। अब देखो ध्यान से, जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल जब होता है उस टाइम पे ब्लड जो रहता है वो एक तरीके से मान करके चलो वो वेन्स में जा रहा है, ठीक, सॉरी वो तो जा रहा है आर्टरी में। एक बार सबसे पहले वेन्स में भी, एक तो यहां से गया और दूसरा यहां से गया है। ऑर्टा पे पहले इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला जब ब्लड ब्लड जो है ये जाएगा, ब्लड जो है ये जाएगा, जाएगा मतलब ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो जिस प्रेशर के साथ वो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टोलिक प्रोसेस या फिर सिस्टोल, ठीक। तो ये जब ब्लड को हार्ट पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है तो सिस्टोल प्रोसेस के थ्रू करता है। तो इस टाइम पे ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर is called systolic pressure, ठीक। और इस सिस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है नॉर्मल केस में, फॉर नॉर्मल एडल्ट, इसका जो प्रेशर होता है इसको हम लोग लिखते हैं 120 Hg/mm। इसका मतलब क्या है ध्यान से समझो, 120 Hg का मतलब हो जाएगा मर्क्यूरी और mm का मतलब हो जाएगा मिलीमीटर। इसका मतलब मर्क्यूरी जो है वो 120 मिलीमीटर तक ये इंक्रीज किया हुआ है, क्लियर हो गया। अभी देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, जो मेजरमेंट होता है ब्लड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। देखेंगे उसका डायग्राम भी देखेंगे, स्फाइग्मोमैनोमीटर। हार्ट बीट को चेक करने के लिए जिस हम लोग टूल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप, ये सबको पता ही होगा। चलो आगे, तो ये क्या हो गया सिस्टोल के लिए। वहीं अगर डायस्टोल की बात करते हैं, अच्छा ये तो ऊपर हो गया, कैसे लिखे, चलो मैं यहीं से एरो बना रहा हूं, तुम लोग इसका अलग से लिख लेना, मैं उसको डायरेक्ट यहीं से एरो बना करके लिख रहा हूं, ठीक है, तुम लोग उसको अलग से लिख लेना। डायस्टोल अगर होता है तो डायस्टोल के केस में, सॉरी हाँ डायस्टोल के केस में जब पूरे बॉडी से, एक सेकंड इसको इसमें ना लिखो, अलग से लिखते हैं, लिखो इसमें व्हेन ब्लड comes from body with pressure is called डायस्टोलिक प्रेशर। ये हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, ये हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है ये होता है 80 नॉर्मल, फॉर अ नॉर्मल एडल्ट। इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 80 Hg/mm, 80 Hg/mm, क्लियर। तो इस हिसाब से अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग इसको लिखते हैं, यहां पे कोने में लिख रहा हूं 120/80 Hg/mm। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्लियर हो गया। 120/80 Hg/mm, इसी से हम लोग ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा आता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा आता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, क्लियर। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस वैल्यू से कम आता है, मतलब 120/80 से अगर कम आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगले पेज में लिखते हैं, देखो इफ ब्लड प्रेशर इज मोर देन 120, wait, 120/80, then this condition is called hypertension।
हाँ ठीक, चलो इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपरटेंशन। हाँ, क्या पूछ रहे हो, और कुछ डाउट है जल्दी पूछो, हाथ वेव तो कर दिए, डाउट हो तो जल्दी कमेंट पे लिखो। आगे बढ़ते हम लोग। इफ ब्लड प्रेशर इज मोर देन 120, इफ लेस देन 120 बाई 80 एच जी एम एम, पूरा लिख लेना तुम लोग, इसमें भी है एच जी एम एम। तब हम लोग इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो दो टाइप के तुम्हारे हो जाएंगे इसमें से, अगर ब्लड प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होता है तो वो हो जाएगा हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, क्लियर हो गया ये। तो इसमें में तुम्हारा हार्ट बीट और हार्ट बीट के साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है, ये दोनों हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। यहां तक का ये था हार्ट बीट, हार्ट बीट के बाद उसी के साथ ही साथ हम लोग निकाल दिए ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट के साथ साथ निकाल दिया हम लोग ब्लड प्रेशर। क्लियर हो गया इतना, जल्दी से इतने में से कुछ डाउट है या कुछ। एक बार पहले, एक बार अपने नोट्स यहां तक लिखने के बाद एक बार पूरा नोट्स एक बार रिवाइज करो यहां तक का। कुछ डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। उसके बाद फिर हम लोग सीधा डबल सर्कुलेशन पे पहुंचने वाले हैं, पूरा का पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ। नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा डाउट होगा तो उसको क्लास में कमेंट करके मेरे से पूछ लो, किसी भी सब्जेक्ट का होगा, मैं यहीं पे ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर यहाँ पे नहीं पूछ सकते तो फिर ग्रुप बनाया हुआ है, कितने बार तुमको बताया जाएगा कि एप्लीकेशन में तुम्हारे पास ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में क्वेश्चन को पीडीएफ हो, इमेज हो या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, कैसे भी उसको अपलोड कर दो, मैं ग्रुप में ही उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज उसको क्लास में, अगर मुझे लगेगा कि उसको ग्रुप में तुम नहीं समझ पाओगे तो अगले दिन के क्लास में इसको मैं बोर्ड में ही तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। बात समझ में आ रहा है? और बार बार इस चीज को रिपीट ना करवाना। आया समझ में? तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, क्लियर? ठीक, तो जो भी डाउट आएगा उसको ग्रुप में डाल दो, या फिर क्लास के रनिंग टाइम पे ही, रनिंग टाइम पे तो फिर खैर अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन ना करना, सब्जेक्ट से रिलेटेड कर लेना। क्लास कंप्लीट हो जाता है, सेशन जब एंड करने वाले रहेंगे उससे पहले जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको क्लियर करवा के क्लास एंड करवाना। ठीक, जो भी डाउट्स रहेगा जिस भी सब्जेक्ट का रहेगा ले आना उसको। कल से ही अपने डाउट्स लेकर के आना चालू करो, तो डेली डेली बेसिस पे तब जाकर के घर में मेहनत करोगे। देखो आगे आओ, तो ये हो गया हमारा हार्ट से रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट। इससे ज्यादा और तुम्हारे सिलेबस का पार्ट में और नहीं है, इससे ज्यादा करोगे तो वेस्ट हो जाएगा तुम्हारे 10th के हिसाब से। इससे ज्यादा और नहीं करना, इतना करो, टाइम फिर भी बचेगा तो मैथ्स प्रैक्टिस करने में टाइम लगाओ, या फिर एसएसटी याद करो। वो सब भी अगर हो जाता है तो फिर तुम्हारे लैंग्वेज बचे हुए हैं, लिटरेचर बचा हुआ है, उसमें से ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि ग्रामर वाले पोर्शन और राइटिंग स्किल्स अगर तुम्हारे ठीक नहीं रहेंगे तो लैंग्वेज वैसे भी तुम्हारा मार्क्स डाउन करवा देगा। ठीक, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर तुमको मिल रहा है, टाइम तुम्हारे पास ज्यादा है, तो उसको बाकी सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज करो, ना कि इनके इनमें तुमको अभी पीएचडी नहीं करना, सिर्फ 10th क्लास में हो अभी। आ रहा समझ में? 10th क्लास में हो, आगे देखो। चलो, तो अब हम लोग का जो आज का आखिरी टॉपिक आज के लिए हम लोग करते हैं इसको, क्योंकि यही तुम्हारा अभी लगभग लगभग 10-15 मिनट खा जाएगा। तो देखो आज का आखिरी टॉपिक क्या है, लिखो, डबल सर्कुलेशन। बाय हार्ट। देखो, हार्ट का डायग्राम मोस्टली स्टूडेंट्स का आया हुआ था कि हार्ट का डायग्राम मुझसे नहीं बनता है, यहाँ पे तो सिखा दिया गया। क्लास खत्म होने के बाद 2-3 डायग्राम्स खुद से प्रैक्टिस कर लेना, जल्दी हो जाएगा तुरंत। मैथ्स का दूसरा चैप्टर का डाउट पूछ सकते हैं। अरे तुम किसी भी सब्जेक्ट का कहीं से भी डाउट लेकर के आओ, यहाँ पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, क्लियर। और अगर मैसेज करोगे तो मैसेज में तुमको मैं रिप्लाई करने में मेरे को टाइम लगे, क्योंकि मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा, फिर मैसेज देखूंगा, फिर क्वेश्चन को मैं कहाँ पे रहूंगा, बाहर रहूंगा तो फिर तो वहां पे सॉल्व करके भेज नहीं पाऊंगा, वापस से जब क्लास आऊंगा या फिर घर जाऊंगा तब उसको सॉल्व करके भेज पाऊंगा। तो इससे बेटर है तुम्हारे पास ऑप्शन, अगले दिन के क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक से हो, लेकर के आओ, यहीं पे मैं तुमको डाउट्स क्लियर करवा दूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन पे। तो देखो,
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में जो पूरे के पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिश की बात करेंगे तो फिश के बॉडी में ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसके बॉडी में सिंगल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन चलता है। ब्लड एक बार एक पॉइंट से निकलने के बाद वापस से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2 बार हार्ट को क्रॉस करके जाएगा। आगे इतना समझ में? अब इसमें ध्यान से समझो। सबसे पहला तो हम लोग इसमें पहले हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। वेट थोड़ा छोटा बनाएंगे इस बार। ये हो गया हार्ट के 4 चैम्बर्स। यहां पे आ जाएगा हम लोग का लंग्स, ये हो गया लंग्स। और नीचे में यहां पे बना लो बॉडी, ये हो गया बॉडी। अब हम लोगों को इसमें पूरे के पूरे ब्लड को सर्कुलेट करवाना है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे तो एक बना लिया कैपिलरी और ये ब्लड वेसल्स को बाहर निकाल दिए, ये हो गया कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी है ये ब्लड वेसल है, ये आएगा कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट में अब इसको देखो ध्यान से, इसको ऊपर से ना लेना, इसको साइड से ही निकाल दो। ये आ जाएगा तुम्हारा ऑर्टा, ये आ जाएगा तुम्हारा ऑर्टा, क्लियर। और ये जो है ये आ जाएगा तुम्हारा, वेट वेट वेट, नीचे साइड से आएगा, ये वेंट्रिकल का पार्ट है, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल से आने वाला ब्लड वेसल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी वेन। अब इसको सर्कुलेट करवाते हैं, देखो ध्यान से। इसके बाद इसके में थोड़ा सा तुमको याद रखना है, देखो जो ऑर्टा होता है, ऑर्टा या फिर आर्टरीज जो रहते हैं और वेन्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे पाइप्स और मोटे मोटे पाइप्स में ये डिवाइडेड होते हैं। सबका अलग अलग नाम होता है, मैं एक एक करके लिखते हुए चल रहा हूँ। पहले आर्टरी का इस साइड में, वेन्स का इस साइड में, ठीक है। उसको फिर देखेंगे डिटेल में। देखो सबसे पहला मोटा ब्लड वेसल, वेट इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे एक। इससे अगर छोटा लेंगे, ये आ गया सबसे मोटा ब्लड वेसल। इसके बाद इससे और थोड़ा सा पतला ब्लड वेसल ये आ जाएगा आगे, और इसके बाद फिर इससे और थोड़ा सा पतला ब्लड वेसल आ जाएगा ये आगे। ये तो टोटल 3 ब्लड वेसल हम लोग आर्टरीज में देखेंगे, और ऐसे ही 3 ब्लड वेसल हम लोग देखेंगे वेन्स के लिए। तो पहले इसको मेरे को कॉपी बनाने दो, उस साइड में लेकर के चलते हैं इसको। और एक हो जाएगा ये आर्टरी के लिए 3 वेसल्स, और एक हो जाएगा वेन्स के लिए 3 वेसल्स। देखो तो आर्टरी में जो सबसे मोटा ब्लड वेसल होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा, ऑर्टा। इसके बाद इससे जो सेकंड नंबर पे जो वेसल आता है ऑर्टा, फिर फाइनली और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है। सेकंड नंबर के पाइप या सेकंड नंबर के वेसल को हम लोग बोलेंगे इसमें आर्टरी, ये होता है आर्टरी, क्लियर। और आर्टरीज जो रहता है फर्दर उसका ओपनिंग और छोटे छोटे वेसल्स में हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जब किडनी देखेंगे तो उसी में देखेंगे आर्ट्रियोल्स, ठीक है। रेनल आर्टरीज, रेनल वेन्स होंगे, फिर उसमें से आर्ट्रियोल्स भी देखेंगे उसमें। तो किडनी में इसको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे खासे देखने वाले आर्ट्रियोल्स, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएंगे आर्टरी के टोटल 3 वेसल्स। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जो मोहल्ले में, जो हमारे घर में वाटर का सप्लाई आता है म्युनिसिपैलिटी से, म्युनिसिपैलिटी में सबसे पहला बड़े बड़े जो मोटे मोटे पाइप्स रहते हैं वो रोड के किनारे किनारे में पूरा बिछाया हुआ रहता है, तो ये है वो मोटा पाइप। उसके बाद वहां से फिर घर को एक उससे थोड़े से पतले पाइप में पूरे घर के लिए एक सिंगल पाइप से सप्लाई दिया जाता है, जिसका कि साइज ऑटा के कंपेरिजन में छोटा होता है, पतला होता है, ठीक है। उसके बाद फिर घर के पास जो एक सिंगल मोटा पाइप आ रहेगा घर की टंकी में जो फिट रहता है, वो डायरेक्टली टंकी से कनेक्टेड है। अब टंकी में जब ये पानी आ जाएगा फिर टंकी से और उससे भी पतले पतले और पाइप निकालते हैं। फिर एक पाइप को भेजा जाएगा बाथरूम में, एक पाइप को भेजा जाएगा हॉल के पास, एक पाइप को भेजा जाएगा किचन के पास। तो छोटे छोटे पाइप्स है, यही छोटे छोटे पाइप हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्ट्रियोल्स, क्लियर हो गया। सबसे मोटा पाइप जो म्युनिसिपैलिटी बड़ा सा पाइप पानी के सप्लाई के लिए बाहर में लगाएगा उसको बोलेंगे ऑटा, उसको नहीं बोलेंगे वो पाइप ही है हार्ट के केस में, ठीक है।
तो इसके हार्ट के केस में ब्लड वेसल्स में उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्टा। उसके बाद सेकंड नंबर पाइप जो हम लोग देखे हुए थे घर को सप्लाई देने वाला, सेम वैसे ही ऑर्टा जो है सप्लाई अपना देता है छोटे ब्लड वेसल्स को, उसको हम लोग बोलेंगे आर्टरी। और ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनसे और छोटे ब्लड वेसल्स को सप्लाई देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। और इसी आर्ट्रियोल से तुम्हारा जुड़ा हुआ रहता है, इसी आर्ट्रियोल से जुड़ा हुआ रहता है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी जो रहता है ये डायरेक्टली तुम्हारा अटैच नहीं होता है आर्टरी या फिर क्या बोलना चाहिए उसको ऑर्टा से। ब्लड कैपिलरी जो रहता है ये आर्ट्रियोल्स को जोड़ेगा, किससे जोड़ता है ध्यान से देखो, इस साइड में ये हो जाएगा ब्लड कैपिलरी। अब सबसे बड़ा जो वेन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। सबसे बड़े ब्लड वेसल को हम लोग बोलेंगे वेना केवा, ठीक है। जैसे अब इसी प्रोसेस को उल्टा करो, अब हमारे घर से आ जाओ, घर में जो छोटे छोटे पाइप्स रहते हैं वो बेसिन में आकर के गिरने वाले हैं, और बेसिन से जो हम लोग छोटा सा पाइप निकालते हैं वो घर में एक बड़े से नाली में जाकर के मिलेगा, ठीक है। घर में छोटा छोटा पाइप जो बेसिन से निकल करके आया हुआ है वो घर के एक बड़े से नाली में मिलेगा, और घर का जो बड़ा सा नाली रहेगा ये मोहल्ले के सबसे बड़े नाली में जाकर के मिलने वाला है। तो इसका प्रोसेस उल्टा, सबसे पहला घर का ये छोटा पाइप, छोटे पाइप से मोटा पाइप, मोटा पाइप से और सबसे बड़े मोटा वाला पाइप। तो सबसे बड़े मोटे वाले पाइप को हम लोग इसमें बोल रहे हैं वेना केवा। वेना केवा के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं वेन, और छोटे जो पाइप्स रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स। और ये वेनलेट जो रहेगा यही जाकर के जुड़ने वाला तुम्हारा किसके साथ बोलने से, कैपिलरीज के साथ में। वेट, इसको थोड़ा सा दूर बना दिए। ये इतना क्लियर हो गया। ये थे तुम्हारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के टोटल टाइप्स, 3 ब्लड वेसल्स हम लोग को देखना है आर्टरी में, 3 ब्लड वेसल्स हम लोग को देखना है वेन्स में। आर्टरी में सबसे मोटे वाले को ऑर्टा, उसके बाद फिर आर्टरी, उसके बाद फिर आर्ट्रियोल्स, क्लियर। वेन्स के केस में सबसे मोटे वाले को वेना केवा, वेना केवा के बाद फिर वेन्स, वेन्स के बाद फिर अगला जाएगा वेनलेट, क्लियर हो गया। कैपिलरीज से कौन से पार्ट जुड़े हुए रहते हैं बोलने से, एक वेनलेट जुड़ा हुआ रहेगा एक साइड में, दूसरे साइड में जुड़ा हुआ रहता है आर्ट्रियोल्स। लेकिन 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 पढ़ने के टाइम पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए हम लोग इसको किससे ज्वाइंट बता देते हैं, एक आर्टरी से जुड़ा हुआ बता देते हैं और दूसरा वेन से जुड़ा हुआ बता देते हैं, क्लियर। बट एक्चुअली ये जो कैपिलरीज रहते हैं किससे ज्वाइंट रहते हैं, किनको किनको कनेक्ट करने का काम करेगा बोलने से, आर्ट्रियोल्स और वेनलेट को ये कनेक्ट करने का काम करता है। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे, ये तो हो गए तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लड वेसल। अब मान लो यहाँ पे हमारा बॉडी मतलब सेल, ये हो गया सेल। सेल के पास यहां से ये आ रहा है, मैं यहाँ पे सिंगल पाइप से बता रहा हूँ, बाकी इसको इमेजिन कर लेना। सबसे पहला ये ऑर्टा निकल करके आ रहा है, ऑर्टा फिर फाइनली जाएगा आर्टरीज के पास, आर्टरी जो है फिर फाइनली ओपनिंग होगा आर्ट्रियोल्स में, और ये जो आया हुआ है यहाँ पे ये है तुम्हारा आर्ट्रियोल्स, और आर्टरी नहीं आर्ट्रियोल्स, ठीक, लिख नहीं रहे हैं आप। ये गया, और ये तुम्हारा ब्लड कैपिलरी। देखो सेल के पास में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करवाना है तो यहाँ पे भी एक कैपिलरी लगा हुआ है, और लंग्स के पास में भी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करवाना है तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक कैपिलरी लगा हुआ है। अब ये क्या है, पल्मोनरी वेन, ये क्या हो जाएगा ऑर्टा या फिर आर्टरी, सिर्फ आर्टरी याद रखो, जिसको याद हो गया बाकी ठीक है, जिसको नहीं हुआ है सिर्फ आर्टरी याद रखो, इससे भी तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ये सिर्फ मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया हुआ था। आर्टरी हो गया, आर्टरी के बाद फिर ये आएगा ब्लड, सॉरी कैपिलरीज के साथ मिलेगा, सेल के पास आएगा, सेल के पास सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, फिर इसके बाद फिर ये जो है ये वेन मान लो, इसी को सिर्फ वेन मान लो। यहां तक जब पहुंचता ये होता है वेना के बाद, यहां तक पहुंचेगा तो इसको बोलेंगे वेना के बाद, ठीक है। वेना के बाद ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के गया, यहां से आएगा, यहां से फिर ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए वापस से लंग्स में जाने वाला है। अब देखो यहां से, यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लंग्स के पास गया, और ऑक्सीजन, वेट, और ऑक्सीजन ये ब्लड वेसल में आएगा। फिर यहां से भी ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड सप्लाई करते हुए, ये O2 ब्लड है, ये O2 ब्लड है, O2 ब्लड को लेकर के ये ऑटा जाएगा पूरे के पूरे बॉडी में। अब बॉडी में क्या होगा, यहाँ से ये O2 जो है
ये सेल के पास जाएगा और यहाँ से CO2 जो है ये वापस से ब्लड में मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन गया सेल के पास, CO2 आ गया ब्लड वेसल्स में। अब CO2 ब्लड लेकर के ये जो वेन है ये लेकर के आएगा, सॉरी वेनलेट लेकर के आएगा, वेन में मिलेगा, वेन फिर वेना केवा में मिलेगा, वेना केवा उसको लेकर के जाएगा राइट एट्रियम में, क्लियर। राइट एट्रियम में CO2 ब्लड आ गया, CO2 ब्लड फिर उतरेगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू ये होते हुए जो हम लोग देखे हुए थे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस से कहाँ चला जाएगा, ये वापस से लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में फिर वही जो साइकिल है वापस से स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये जो ऊपर के साइकिल होते हैं, ऊपर के साइकिल, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसने कि पल्मोनरी वार्ड जो रहता है ये लंग्स को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो हाँ उसको यूज करते हैं उसमें। तो होगा क्या, ये जो ऊपर का प्रोसेस होता है, ऊपर का जो सर्कुलेशन हुआ है, इस सर्कुलेशन को अब हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सर्कुलेशन कहाँ पे हो रहा है, ये नीचे के पार्ट में पूरा बॉडी टू हार्ट। एक सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी टू हार्ट, और दूसरा सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, लंग्स टू हार्ट। ठीक है, लंग्स टू हार्ट जो सर्कुलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। कहां कहां पे हुआ है बोलने से, ये बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। वहीं जो नीचे साइड में, हार्ट के नीचे साइड में जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है, लिखे कहां, जगह भी तो नहीं बचा है, वेट ये साइड में जगह बना दो मेरे को। हाँ ठीक, तो ये जो नीचे साइड में सर्कुलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या था, कहां लिखे हैं इसको, हाँ ऊपर में, ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड, पल्मोनरी हो गया, वेट, ठीक, पल्मोनरी हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऊपर के पार्ट में, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन अब कहां कहां पे होता है बोलने से, यहाँ ये जो सर्कुलेशन होता है ये बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, हार्ट और बॉडी के बीच में होने वाले सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। हार्ट और लंग्स के बीच में होने वाले सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, ये सारा का सारा प्रोसेस है तुम्हारा डबल सर्कुलेशन का। इतने में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन तो करेगा, ठीक है, बट गिल्स जो है वो उसके गैसेस एक्सचेंज के काम आता है, ठीक, गैसेस एक्सचेंज के काम आता है। फिश के पास भी हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसकी बॉडी में, ठीक है, उतने ज्यादा डिटेल मत जाओ, अगले साल अगर साइंस लोगे तो पढ़ोगे ना तो भूल जाओ। इतना डिटेल पहले लिखो, इतना डिटेल पहले लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, फिर यहां से, और क्या है, इतना तो क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन हो गया, गुड। देखो अब आगे यहां से, अब ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग का मेन पार्ट जो था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मेजर पोर्शन हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारे एक दो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सेपरेट करने का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ये एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर से सेकंड क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाई हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन, ये हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट, व्हाई ह्यूमन हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन, उसका आंसर फिर इसमें से तुमको बनाना पड़ेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को कल मैं तुमको नोट डाउन करवा दूंगा, और ये जो जितने भी तुमको क्या करवाए गए हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करवाए गए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कल इसके आंसर्स राइटिंग करने की कोशिश करना, ठीक है, जो क्वेश्चन कल लिखवाएंगे। इसके बाद तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तुम्हारा एक छोटा सा सिस्टम और बचेगा, लिम्फेटिक सिस्टम, मुश्किल से हार्डली 5 to 10 मिनट्स का उसका लेक्चर होगा, फिर वो भी तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। अब कल तुम्हारे रीजनिंग क्वेश्चन, फिर लिम्फेटिक सिस्टम, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इतने को हम लोग कोशिश करेंगे कि हाफ टाइम में
कंप्लीट कर लें, और बाकी बचे हुए हाफ टाइम में हम लोग एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर कल एक्सप्रेशन स्टार्ट नहीं भी होता है तो एक्सप्रेशन तुम्हारा हार्डली एक क्लास और लेगा एडिशनल। क्लियर? तो तुम्हारा क्लासेस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास जो है या तो कल कंप्लीट हो जाए, कल तो होगा ही नहीं, कल के बाद एक क्लास और लगेगा, मे बी मंडे तक तुम्हारा ये कोर्स क्लास जो है कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर, ठीक है। और कल से टाइम अभी तुम्हारे पास बहुत कम बचा हुआ है, जितना घूमने फिरने का था, जितना पूरा ऐश करने का था वो कर लिए। अब मुश्किल से हार्डली 3 to 4 मंथ से तुम्हारे एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, इतने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना चालू कर दो, फिर उसके बाद फिर तो बाकी एग्जाम के बाद देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग का मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद फिर जो होगा वो देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए अभी सिर्फ हार्डली 4 महीना तुम्हारा बचा हुआ है, सारा कुछ छोड़ करके घर में बैठ जाओ आराम से और टाइम अपना सेट कर लो। टाइम टेबल बनाने का कोई जरूरत नहीं, टाइम टेबल से पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, टाइम टेबल कोई बनाना नहीं है। टारगेट कर लो कि एक दिन में मेरे को इतना घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उतने घंटे का टारगेट बना लो और जो सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा हो उसको पढ़ो, ठीक। अब जो सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा है का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ने का इच्छा नहीं है उसको कंप्लीटली छोड़ देना है, क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज उनसे भी बनने वाले हैं। आ रहा समझ में? तो जो समझ में नहीं आएगा लेकर के आओ। सब्जेक्ट मान लेते हैं कोई सा सब्जेक्ट पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, या कोई सा सब्जेक्ट पढ़ने में किसी चैप्टर में तुम क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना नहीं आ रहा होगा, वो सारे डाउट्स लेकर के तुम आओ, ठीक। मैं बताऊंगा ट्रिक्स तुमको कि वो चैप्टर कैसे पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न करोगे, सारे तरीके मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कल से डाउट्स ले लेकर के आना चालू करो और मेहनत आज से करना चालू करो, ठीक है। अभी से क्लास खत्म होने के बाद हार्ट का डायग्राम पहले प्रैक्टिस करोगे, पूरा हार्ट का डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद फिर आज सोने जाना है, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, सेशन एंड किया जाए, कल इसको कवर करेंगे। चलो।